यूनाइटेड नेशन के अंदर भिड़ा भारत और अमेरिका। ट्रंप ने भारत को किया बाहर, फिर मोदी ने जो किया। जी हां दोस्तों, अभी अभी इंटरनेशनल मीडिया से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। वो भारत जिसे अब तक अमेरिका का करीबी दोस्त माना जाता था, आज उसी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और यह कोई छोटी मोटी तकरार नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत मानी जा रही है। लड़ाई बंदूक और बम की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की है। आप एक पल के लिए सोचिए, अमेरिका समेत दुनिया के 9 ताकतवर देश एक ही टेबल पर बैठे हैं। एक बंद कमरे में मीटिंग चल रही है, सामने फाइलें खुली हैं, स्क्रीन पर मैप्स हैं और चर्चा हो रही हैं आने वाले 30 से 40 साल की दुनिया की। यह वो मीटिंग है जहां तय हो रहा है कि किस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी, किसके पास पावर होगी और कौन सिर्फ ग्राहक बनकर रह जाएगा। इस टेबल पर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, यूके है, नीदरलैंड्स है, इजराइल है, सिंगापुर है, यूएई है, लेकिन एक नाम गायब है, भारत। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्यों नहीं था, सवाल यह है कि भारत को क्यों नहीं बुलाया गया। क्योंकि यह कोई आम मीटिंग नहीं थी, यह लगभग $16 ट्रिलियन की दावत थी। दुनिया की सबसे कीमती चीजों पर डील हो रही थी। एआई मॉडल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, बैटरी टेक्नोलॉजी और वो क्रिटिकल मिनरल्स जिनके बिना एक मोबाइल तक नहीं बन सकता। जापान को जगह मिली क्योंकि उसके पास चिप बनाने वाले ऐसे केमिकल्स हैं जिन पर पूरी दुनिया निर्भर है। नीदरलैंड्स को बुलाया गया क्योंकि ASML जैसी कंपनी सिर्फ उसी के पास है जिसके बिना एडवांस चिप बन ही नहीं सकती। साउथ कोरिया इसलिए बैठा क्योंकि सैमसंग और SK हाइनिक्स जैसे दिग्गज उसी के पास है। ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया क्योंकि उसके पास लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और भारत के पास सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा युवा वर्ग है, सबसे सस्ता टैलेंट है, सबसे ज्यादा डेटा है। लेकिन फिर भी भारत उस टेबल पर नहीं था। यही बात चुभने वाली है। अब यहीं से कहानी थोड़ा और गहरी हो जाती है, क्योंकि इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत होती है। पीएम मोदी ट्वीट करते हैं, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, बाहर से देखने पर लगता है सब ठीक है, लेकिन अगर आप अमेरिकी सिस्टम को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि असली संकेत वहां से आते हैं जहां शोर नहीं होता। व्हाइट हाउस की तरफ से कोई बड़ी प्रेस ब्रीफिंग नहीं आती, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं, बस एक लाइन आती है कि हां बातचीत हुई, और फिर अचानक ट्रंप बयान देते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका और लाखों जानें बचाई। ये कोई सामान्य बयान नहीं था, यह भारत के लिए एक सीधा मैसेज था कि अमेरिका खुद को कंट्रोलर मानता है। और ठीक उसी समय अमेरिका लॉन्च करता है एक नया ग्रुप, यूएस टेक सिलिका कोएलिशन, जिसे आज की भाषा में पैक्स सिलिका कहा जा रहा है। पैक्स शब्द आपने पहले भी सुना होगा, पैक्स अमेरिका, यानी वो दौर जब अमेरिका के नियमों पर दुनिया चलती थी। अब पैक्स सिलिका का मतलब है सिलिकॉन चिप्स और एआई के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह सत्ता का नया रूप है। इस ग्रुप का मकसद साफ है। चीन ने पिछले 20 साल में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अपने हाथ में ले ली, चिप से लेकर रेयर अर्थ तक। अमेरिका अब दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता। वो एक ऐसा भरोसेमंद टेक क्लब बनाना चाहता है जिसमें सब कुछ उसके और उसके दोस्तों के कंट्रोल में हो। सेमीकंडक्टर डिजाइन भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, एआई मॉडल भी, डेटा सेंटर्स भी, ग्रीन एनर्जी भी, ताकि कल को कोई देश, चाहे वो चीन हो या कोई और, इन चीजों को हथियार बनाकर ब्लैकमेल न कर सके। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। भारत जो क्वाड का हिस्सा है, भारत जो इंडो पैसिफिक का बड़ा प्लेयर है, भारत जिसे ग्लोबल साउथ का लीडर कहा जाता है, वही भारत इस क्लब से बाहर है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर अमेरिका जानबूझकर भारत को एक लिमिट में रखना चाहता है? सच्चाई यह है कि अमेरिका भारत को दोस्त तो मानता है, लेकिन बराबरी का पार्टनर नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका एआई इस्तेमाल करे, उसके चिप्स खरीदे, उसका सॉफ्टवेयर चलाए, उसका डेटा दे, लेकिन भारत अगला चीन बन जाए, ये उसे मंजूर नहीं। यही वजह है कि जब बात को टेक्नोलॉजी की आती है तो अमेरिका पीछे हट जाता है। भारत के पास आज भी अपनी एडवांस चिप फैब नहीं है, हमारे पास ASML जैसी मशीन नहीं है, हमारे पास जापान जैसी केमिकल चेन नहीं है, हमारे पास साउथ कोरिया जैसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। हमने आईटी सर्विस बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन हार्डकोर रिसर्च में दशकों तक निवेश नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि आज भारत इस गेम में प्रोड्यूसर नहीं बल्कि कंज्यूमर बनकर खड़ा है। इस पैक्स सिलिका ग्रुप की अनुमानित वैल्यू अगले 4 साल में लगभग $15.7 ट्रिलियन बताई जा रही है। यह भारत की मौजूदा जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। और अगर भारत इस सिस्टम से बाहर रहता है तो आने वाले समय में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी वही देश तय करेंगे जो इस टेबल पर बैठे हैं। यहीं से भारत के लिए खतरे की घंटी बजती है,
क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसा नहीं होती, टेक्नोलॉजी पावर होती है। जिसके पास एल्गोरिदम होगा वही नियम बनाएगा, जिसके पास चिप होगी वही हथियार बनाएगा, जिसके पास डेटा होगा वही भविष्य तय करेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत पूरी तरह बेबस भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को बाहर रखा गया, उसने अपना रास्ता बनाया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी भारत को रोका गया था, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम खड़ा किया। यूपीआई को भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज वो वीजा और मास्टर कार्ड को चुनौती दे रहा है। अब यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अमेरिका पैक्स सिलिका को बंद क्लब नहीं बता रहा। वो कहता है कि ये ओपन एंडेड है, भविष्य में नए देश जोड़े जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शर्तें क्या होंगी? क्या भारत को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी? क्या रूस से दूरी बनानी पड़ेगी? क्या भारत को अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को आंख बंद करके मानना पड़ेगा? यहीं पर भारत के सामने सबसे बड़ा द्वंद्व खड़ा होता है, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो वो अपनी रणनीतिक आजादी खो देगा, और अगर नहीं करता तो वो टेक्नोलॉजी की इस रेस में पीछे छूट सकता है। लेकिन भारत के पास सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है। असली कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है। भारत के सामने पहला ऑप्शन है ब्रिक्स। ब्रिक्स आज सिर्फ एक आर्थिक ग्रुप नहीं रह गया है, वो धीरे धीरे एक पैरेलल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। रूस के पास एनर्जी है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग और मिनरल्स है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पास रिसोर्सेस हैं, और भारत के पास मार्केट, टैलेंट और डिप्लोमेटिक पहुंच है। अगर ये देश मिलकर एक अलग टेक और मिनरल इकोसिस्टम खड़ा करते हैं तो वो सीधे सीधे पैक्स सिलिका को चुनौती देगा। अमेरिका यही नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर भारत चीन और रूस के साथ टेक्नोलॉजी लेवल पर भी हाथ मिला लेता है तो उसका कंट्रोल कमजोर पड़ सकता है। दूसरा रास्ता है यूरोप, खासकर फ्रांस। फ्रांस अमेरिका का दोस्त है, लेकिन गुलाम नहीं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस तक फ्रांस ने कई बार अमेरिका से अलग लाइन ली है। भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप लगातार गहरी हो रही है। चाहे राफेल हो, न्यूक्लियर रिएक्टर हो या इंडियन ओशन में सहयोग, अगर भारत यूरोप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और एआई पर काम करता है तो वो अमेरिका और चीन दोनों के बीच एक बैलेंस बना सकता है। लेकिन तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता वो है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, और वो है भारत का खुद का मॉडल। ठीक वैसा ही जैसे यूपीआई ने किया था। जब दुनिया वीजा और मास्टर कार्ड पर चल रही थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत एक ऐसा सिस्टम बना देगा जो उन्हें चुनौती देगा। अगर भारत सेमीकंडक्टर में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं भी बन पाता, लेकिन अगर वो मिड लेवल चिप्स, एआई एप्लीकेशन, डेटा गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ के लिए सस्ता टेक मॉडल बना लेता है तो वो पूरी गेम को बदल सकता है। आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के दर्जनों देश ऐसे हैं जो अमेरिका और चीन दोनों से परेशान हैं। उन्हें सस्ती, भरोसेमंद और बिना शर्त वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। भारत अगर ये रोल निभाता है तो वो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सिस्टम बन सकता है। यहीं से समझ में आता है कि अमेरिका क्यों भारत को पूरी तरह अंदर नहीं आने देना चाहता, क्योंकि भारत सिर्फ पार्टनर नहीं है, भारत भविष्य में कंपटीटर भी बन सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेता बयान देते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रोका। यह सिर्फ बयान नहीं होता, यह पावर शो होता है। यह याद दिलाने की कोशिश होती है कि सिस्टम किसके हाथ में है। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ऐसे दबाव में झुकता नहीं है। 1971 हो या न्यूक्लियर टेस्ट, भारत ने हमेशा अपना रास्ता चुना है। आज भी वही मोड़ है। आने वाले 10 साल भारत के लिए सबसे निर्णायक होंगे। या तो भारत अपनी कोर टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करेगा, रिसर्च को प्राथमिकता देगा, निजी कंपनियों को रिस्क लेने के लिए तैयार करेगा, या फिर वो हमेशा दूसरों के बनाए एल्गोरिदम पर चलता रहेगा। यह सिर्फ सरकार की परीक्षा नहीं है, यह सिस्टम की परीक्षा है, पॉलिसी की परीक्षा है, सोच की परीक्षा है। अगर भारत इस मौके को पहचान लेता है तो आज पैक्स सिलिका से बाहर होना कल भारत के लिए वरदान बन सकता है, और अगर नहीं पहचाना तो यही बाहर होना आने वाले दशकों की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। ही वजह है कि आज का समय सिर्फ चुनौती का नहीं, अवसर का भी है। भारत के पास मौका है कि वो दिखाए कि वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, वो निर्माता है, इनोवेटर है, और सबसे जरूरी बात, वो अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखता है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं, और भारत का हित इसी में है कि वो अपनी शर्तों पर खेले। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को अमेरिका की टेक लाइन पर चलना चाहिए या फिर अपना अलग रास्ता बनाकर दुनिया को चौंकाना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।